नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन में हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड एवं वाई लिमिटेड जिनका एक समान व्यापार है, दोनों कंपनियां एक जैसा व्यापार करती है, ने नई कंपनी जेड लिमिटेड को पुरानी कंपनियों की संपत्तियों एवं दायित्वों को लेने के लिए बनाया। तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड इन दोनों कंपनियों का समापन कर दिया गया और इनकी जगह एक नई कंपनी जेड लिमिटेड को बनाया गया है और जेड लिमिटेड पुरानी कंपनियों की संपत्तियों और दायित्वों को लेगी, खरीदेगी। उनके चिट्ठे निम्न प्रकार है और दोनों कंपनियों, जो पुरानी कंपनियां हैं एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों का चिट्ठा नीचे दिया गया है। क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट दी गई है, जबकि बोर्ड पर हमने यहाँ पर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज और एसेट्स के आइटम यहाँ पर लिखे हैं। बैलेंस शीट को प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पर नहीं दिखाया है, केवल आइटम्स लिए हैं हमने। तो एक्स लिमिटेड के पास 7,500 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हुए हैं, 10 रुपए वाले, फुली पेडअप है। तो एक्स लिमिटेड की अंश पूंजी है 75,000 रुपए की और वाई लिमिटेड के 3,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले इश्यू किए हुए हैं जो कि फुली पेडअप है। तो वाई लिमिटेड की अंश पूंजी है 30,000 रुपए की। तो एक्स लिमिटेड की अंश पूंजी है 75,000 रुपए की और वाई लिमिटेड की अंश पूंजी है 30,000 रुपए की। इसके बाद नीचे दिया गया है रिजर्व। तो एक्स लिमिटेड के पास 4,000 का रिजर्व है, डेवलपमेंट रिजर्व, विकास संचय। तो एक्स लिमिटेड के पास 1,000 रुपए का विकास संचय है, डेवलपमेंट रिजर्व है, जबकि वाई लिमिटेड के पास 10,000 रुपए का डेवलपमेंट रिजर्व है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक्स लिमिटेड के जो विविध लेनदार हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, वो हैं 3,300 रुपए के और वाई लिमिटेड के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 12,000 रुपए के। तो इस प्रकार से एक्स लिमिटेड की लायबिलिटी साइड का टोटल है 83,300 और वाई लिमिटेड की लायबिलिटी साइड का टोटल है 52,000 रुपए। एसेट्स देखें तो एक्स लिमिटेड के पास फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है 40,000 का, प्लांट एंड मशीनरी एक्स लिमिटेड के पास है 18,300 की और वाई लिमिटेड के पास है 33,450 की। स्टॉक एक्स लिमिटेड के पास 16,000 का स्टॉक है, जबकि वाई लिमिटेड के पास 11,550 का स्टॉक है। सन्ड्री डेटर्स है 7,500 के और 6,000 के। कैश हैंड है 1,500 और 1,000। तो इस प्रकार से जो एसेट साइड का टोटल है एक्स लिमिटेड का वो है 83,300 और वाई लिमिटेड का टोटल है 52,000 रुपए। तो इस प्रकार से ये बैलेंस शीट के आइटम्स हमने बोर्ड पर लिखे। तो इस प्रकार से बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में। आगे कहा है क्रय प्रतिफल यानी कि परचेज कंसीडरेशन की गणना कीजिए। यदि अब एकीकरण का अलग अलग नेचर है, यदि एकीकरण विलय की प्रकृति का हो और एकीकरण क्रय की प्रकृति का हो। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जो एकीकरण है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो विलय के तरीके से, जिसको विलय की प्रकृति का एकीकरण कहेंगे, यानी कि विलय की प्रकृति के एकीकरण में पुरानी कंपनी की सभी संपत्तियां और सभी दायित्व, संचय आदि नई कंपनी द्वारा ले लिए जाते हैं। और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में जो नई कंपनी है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सी संपत्तियां खरीदना चाहती है और कौन कौन से दायित्व वो लेना चाहती है। इसके अलावा क्रय की प्रकृति के एकीकरण में संचय नई कंपनी द्वारा नहीं लिए जाते, रिजर्व उसके द्वारा लिए नहीं जाते हैं, केवल संपत्तियां और दायित्व ही लिए जाते हैं क्रय की प्रकृति में। तो हमको दोनों ही प्रकार की प्रकृति में, जब एकीकरण विलय की प्रकृति का हो और एकीकरण क्रय की प्रकृति का हो, उस स्थिति में क्रय प्रतिफल क्या होगा उसकी गणना हमको करनी है। तो पहले हम बात करेंगे कि जब जो अमेलगमेशन है, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, जब विलय की प्रकृति का एकीकरण हो तब हम किस तरीके से परचेज कंसीडरेशन की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन नई कंपनी के द्वारा जब पुरानी कंपनी के व्यवसाय को परचेज कर लिया जाता है, खरीद लिया जाता है, तो उसके बदले जो प्रतिफल चुकाया जाता है पुरानी कंपनियों के मालिकों को, उनके अंशधारियों को, वो क्रय प्रतिफल परचेज कंसीडरेशन कहा जाता है।
तो केवल अंशधारियों को किया गया भुगतान ही, पुरानी कंपनी के अंशधारियों को किया गया भुगतान ही क्रय प्रतिफल परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। तो केवल अंशधारियों को किया गया भुगतान ही क्रय प्रतिफल कहलाता है और अंशधारियों को क्रय प्रतिफल का भुगतान नगद में किया जा सकता है, अंशों के निर्गमन द्वारा किया जा सकता है, अंशों के अलावा ऋण पत्रों या अन्य किसी प्रतिभूतियों के निर्गमन के द्वारा किया जा सकता है, या फिर संपत्तियां देकर भी क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जा सकता है। लेकिन केवल पुरानी कंपनी के अंशधारियों को किया गया भुगतान ही क्रय प्रतिफल कहलाता है। तो मर्जर का नेचर हो, जब विलय की प्रकृति का एकीकरण हो, तो उस स्थिति में परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमने बात की थी कि जब विलय की प्रकृति का एकीकरण होता है तो पुरानी कंपनी की सभी संपत्तियां, सभी दायित्व और सभी संचय नई कंपनी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, नई कंपनी द्वारा खरीद लिए जाते हैं। तो सभी संपत्तियों का जो पुस्तक मूल्य है, पुस्तक मूल्य के योग में से सभी दायित्वों का पुस्तक मूल्य और संचयों का मूल्य, संचयों की राशि घटा दी जाती है और जो शेष राशि आती है वही क्रय प्रतिफल कहलाती है। तो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों कंपनियों के लिए, क्योंकि जेड लिमिटेड के द्वारा ये दो कंपनियां खरीदी गई हैं और इन दोनों कंपनियों के अंशधारियों को अब क्रय प्रतिफल का भुगतान करना होगा जेड लिमिटेड को। तो पहले संपत्तियां लिखेंगे, एसेट्स, सभी संपत्तियां ली जाती हैं विलय की प्रकृति के एकीकरण में। तो पहली संपत्ति है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, एक्स लिमिटेड के पास 40,000 की है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है 18,300 और 33,450। इसके बाद स्टॉक है 16,000 और 11,550 का। सन्ड्री डेटर्स 7,500 और 6,000 और कैश इन हैंड 1,500 और 1,000। इनका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 83,300 और 52,000। विलय की प्रकृति के एकीकरण में सभी संपत्तियां नई कंपनी द्वारा खरीद ली जाती हैं। तो पुरानी कंपनी की सभी संपत्तियां पुस्तक मूल्य पर नई कंपनी द्वारा खरीदी जाती हैं, पुस्तक मूल्य पर दिखाई जाती हैं। तो एक्स लिमिटेड की सभी संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों का योग है 83,300 और वाई लिमिटेड की सभी संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों का योग है 52,000। अब इन संपत्तियों के पुस्तक मूल्य के योग में से सभी दायित्व घटा दिए जाएंगे। तो दायित्व केवल सन्ड्री क्रेडिटर्स के रूप में है। सभी संपत्तियों के पुस्तक मूल्य के योग में से सभी दायित्वों के पुस्तक मूल्य का योग घटा दिया जाता है। तो दायित्व केवल सन्ड्री क्रेडिटर्स के रूप में है। 3,300 के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं एक्स लिमिटेड के और 12,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वाई लिमिटेड। ये घटाने के बाद आता है 80,000 और 40,000 और इसमें से अब रिजर्व एंड सरप्लस घटा दी जाएंगे। विलय की प्रकृति के एकीकरण में दायित्व और संचय दोनों ही पुस्तक मूल्य पर लिए जाते हैं नई कंपनी द्वारा। तो रिजर्व एंड सरप्लस, पुरानी कंपनियों के जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी जेड लिमिटेड के द्वारा लिए जाएंगे पुस्तक मूल्य पर। तो पुरानी कंपनियों में रिजर्व है एक्स लिमिटेड के पास 4,000 का, 4,000 का रिजर्व है और डेवलपमेंट रिजर्व है 1,000 और 10,000 का। डेवलपमेंट रिजर्व है 1,000 और 10,000। ये इनर कॉलम में हमने अमाउंट लिखा है। इनका टोटल आ रहा है 5,000 रुपए और इसका टोटल आता है 10,000।
80,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो आएगा 75,000 रुपये, और 40,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो आएगा 30,000। तो सभी संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों के योग में से दायित्वों और संचयों के पुस्तक मूल्य घटा दिए जाते हैं, और जो शेष राशि आती है वही क्रय प्रतिफल परचेज कंसिडरेशन कहलाती है विलय की प्रकृति के एकीकरण में। तो एक्स लिमिटेड के लिए जो परचेज कंसिडरेशन है वो है 75,000 रुपये। तो अंशधारियों को, एक्स लिमिटेड के अंशधारियों को जेड लिमिटेड द्वारा 75,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा क्रय प्रतिफल के रूप में। और जबकि अब ये विलय की प्रकृति का एकीकरण है तो अंशधारियों को नए अंशों का निर्गमन करके ही क्रय प्रतिफल चुकाया जाएगा। तो एक्स लिमिटेड के लिए को 75,000 रुपये का क्रय प्रतिफल चुकाया जाएगा, जबकि वाई लिमिटेड को 30,000 रुपये क्रय प्रतिफल के रूप में जेड लिमिटेड द्वारा चुकाया जाएगा। अब बात करते हैं एकीकरण, जब क्रय की प्रकृति का हो तो परचेज कंसिडरेशन कितना होगा। तो जब क्रय की प्रकृति का एकीकरण होता है तो नई कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से जो है संपत्तियां खरीदे। कुछ संपत्तियों को छोड़ भी सकती हैं और बाकी संपत्तियों को वो खरीद सकती हैं, जो चाहे वो संपत्तियां खरीद सकती हैं। और इन संपत्तियों को वर्तमान मूल्य पर खरीद सकती है जो इनका बाजार मूल्य चल रहा है, या एकीकरण के समय जो समझौता हुआ है, जो मूल्य तय हुआ है, निर्धारित हुआ है, उस मूल्य पर उन संपत्तियों को खरीद सकती है। इसके अलावा जो दायित्व है उन दायित्वों में से कुछ दायित्वों को छोड़ भी सकती है, और बाकी जो दायित्व लेना चाहे नई कंपनी, उन दायित्वों को जो है नई कंपनी खरीद सकती है, ले सकती है। और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में संचय नई कंपनी द्वारा नहीं लिए जाते हैं, केवल दायित्व ही लिए जाते हैं। तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में जब क्रय प्रतिफल की गणना की जाती है तो जो पुरानी कंपनियां हैं, पुरानी कंपनी की संपत्तियों का निर्धारित मूल्य या वर्तमान मूल्य लिया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में भी नई कंपनी जेड लिमिटेड ने पुरानी कंपनियों एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की सभी संपत्तियों को खरीदा है, और इनका मूल्य हमको नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम पुस्तक मूल्य ही लेंगे। तो जब हम अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, जब क्रय की प्रकृति का एकीकरण में हम परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करेंगे तो जो संपत्तियां हैं वो संपत्तियां, सभी संपत्तियां हम पुस्तक मूल्य पर लेंगे, और सभी संपत्तियों का योग होगा 83,300 और 52,000। अगर क्वेश्चन में संपत्तियों का कोई निर्धारित मूल्य दिया हुआ होता एकीकरण के समय, या फिर इनका कोई वर्तमान मूल्य दिया हुआ होता, तो फिर हम क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना करते समय वो मूल्य लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर सभी संपत्तियों का पुस्तक मूल्य लिया है क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना करते समय। तो सभी संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों का योग है 83,300 और 52,000, और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में केवल दायित्व लिए जाते हैं, और दायित्वों का भी जो मूल्य निर्धारित किया जाता है एकीकरण के समय, उसी मूल्य पर वो दायित्व लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स जेड लिमिटेड द्वारा लिए गए हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर्स पुस्तक मूल्य पर लिए गए हैं 3300 और 12,000 रुपए पर। तो संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों के योग में से दायित्वों का जो मूल्यों का योग है वो घटा दिया जाता है, और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में रिजर्व और सरप्लस नई कंपनी के द्वारा नहीं लिए जाते हैं, केवल दायित्व ही लिए जाते हैं। तो संपत्तियों के मूल्यों के योग में से दायित्वों के तय मूल्य, संपत्तियों का जो निर्धारित मूल्य है एकीकरण के समय, उस निर्धारित मूल्यों के योग में से दायित्वों के निर्धारित मूल्यों का योग घटा दिया जाता है, और उसके बाद जो शेष राशि बचती है वो क्रय प्रतिफल कहलाती है। तो संपत्तियों के मूल्यों के योग में से जब दायित्वों के मूल्यों का योग घटाया तो एक्स लिमिटेड के लिए क्रय प्रतिफल की राशि आ रही है 80,000 रुपए, और वाई लिमिटेड के लिए क्रय प्रतिफल आ रहा है 40,000 रुपए। तो अगर एकीकरण क्रय की प्रकृति का हो तो जेड लिमिटेड को क्रय प्रतिफल के रूप में 80,000 रुपए एक्स लिमिटेड को चुकाने होंगे, और 40,000 रुपए वाई लिमिटेड को भुगतान करना होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।